हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनो कहानी जी में। दोस्तों आज की जो कहानी है ना, इसको सुनने के बाद ना आपको विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप किस पे विश्वास करेंगे। अपने रिश्तेदारों पे, अपने पड़ोसियों पे, अपने दोस्तों पे, अपने सगे संबंधियों पे, किस पे विश्वास करेंगे। क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद ना आपको विश्वास से विश्वास उड़ जाएगा। क्योंकि इस कहानी से न सिर्फ एक सपना ही टूटता है, एक सपना खत्म नहीं होता है, एक जिंदगी भी खत्म होती है और जिंदगी के साथ साथ एक परिवार टूट जाता है। और सबसे बड़ी चीज जो इस दुनिया में कायम है वो है विश्वास। ये कहानी सुनने के बाद वो विश्वास भी इंसानों से और इंसानियत से उड़ जाता है। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली की नरेला से, जब एक 23 वर्षीय लड़की प्रीति राठी, जो एक यंग लड़की होती है, जो बहुत ही तेज पढ़ने में होती है, एक बहुत ही वेल एजुकेटेड लड़की होती है, वो कंपटीशन पास आउट करके इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट नर्स का पोस्ट वो अर्जित करती है वाया कंपटीशन। अब एक मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़की अगर एक सरकारी जॉब मिल जाए तो उससे बड़ी और बड़ी चीज क्या हो सकती है। सबके आंखों में सपने, सबकी आंखों में खुशी और चमक इतनी होती है कि एक जो घर का जो मेंबर पास आउट करता है उससे पूरी फैमिली उत्साहित होती है। उसके सपने नहीं होते, उससे पूरे परिवार का सपना होता है। उसके साथ साथ पूरा परिवार वो सपना जी रहा होता है। इतना उत्साहित और इतना उल्लास और उस घर में होता है, उस परिवार में होता है। तो ऐसे ही प्रीति राठी के साथ भी था। वो बहुत खुश थी, बहुत उसकी आंखों में इतने सपने चमक रहे थे कि मत कहिए, कि उसको लगा था कि बस जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद जो है पूरा हो गया और उसे एक ऐसा काम मिल गया जिसे वो जिंदगी भर चाहती थी। इसी उत्साहित के साथ 1 मई 2013 को दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से वो दोपहर को 3:40 पे गरीब रथ ट्रेन पकड़ती है और 16 घंटे का सफर करते हुए वो अगले दिन मुंबई बांद्रा स्टेशन पे उतरती है 8:16 पे। 16 घंटे का सफर करने के बाद जैसे वो बांद्रा स्टेशन पे उतरती है, पूरा का पूरा परिवार में पिताजी और उसकी मौसी होती है, क्योंकि माँ जो है वो नहीं आ पाती है क्योंकि उसके भाई बहन वहाँ पे दिल्ली में होते हैं। तो वो पिता और मौसी के साथ प्रीति जो है मुंबई आती है। स्टेशन पे उतरते हैं, उतर के आगे बढ़ते हैं, पूरी भीड़ आगे बढ़ रही होती है। उसी भीड़ में प्रीति और उसके पापा और मौसी भी आगे बढ़ते हैं। पापा थोड़े आगे होते हैं, मौसी थोड़ी बीच में होती है और प्रीति जो है सबसे पीछे होती है। लगेज कैरी कर रहे हैं साथ में। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो प्रीति को पीछे से किसी ने थपथपाया। अब जैसे ही थपथपाया तो बट ऑब्वियस है, नेचुरली हम पीछे टर्न करते हैं। प्रीति टर्न की तो एक शख्स जो था, एक च्यवनप्राश का बड़ा वाला डब्बा खोला और कोई फेस पे उसका कुछ फेंक दिया। और जैसे ही फेंका प्रीति के फेस पे फेंकते ही प्रीति का पूरा एकदम छटपटाने लगी। प्रीति ये क्या हो गया, पूरा अफरा तफरी मच गया, वो अपना फेस बचाने लगी। वो जो शख्स जो छींटा फेंका था वो फेंकते हुए शख्स गायब हो गया। और जो लिक्विड फेंका था वो बेसिकली एक एसिड था और वो था सल्फ्रिक एसिड। और सिर्फ प्रीति पे नहीं पड़ा, वो पड़ा उसके पापा पे भी। उस लिक्विड का एसिड का छींटा पड़ा उसके मौसी पे भी, और जो दो चार पैसेंजर जो आसपास चल रहे थे साथ में उन पे भी वो छींटे पड़े। तो आफरा तफरी एक मच गई, पूरे स्टेशन पे केओस हो गया, भागा भागी हो गई, सबको जलन हो गया, पीड़ा। और इधर भाग एक भगदड़ सी मच गई कि हुआ सा क्या। उसमें किसी ने उस शख्स को नहीं देखा जिसने ये एसिड फेंका, और वो शख्स तुरंत एसिड फेंकते ही वहां से गायब हो गया। सब लोगों का ध्यान था प्रीति को बचाना है। प्रीति एकदम दर्द से कहरा रही थी, एकदम पीड़ा में थी, उसका फेस जलने लगा, पूरा कपड़ा फट गया जलन से एकदम। और एकदम जितनी दर्द से वो कहरा रही थी कि एकदम पूरा एकदम जमीन पे वो एकदम लेट गई। उसके मौसी को पकड़ लिया, मौसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर मौसी नहीं होती तो वो शायद बच नहीं पाती, क्योंकि मौसी ने उसको तुरंत पकड़ लिया और तुरंत पकड़ा। और सबसे बड़ा वहां पे जितने लोग थे सबका उद्देश्य यही था कि जल्दी से जल्द प्रीति को हॉस्पिटलाइज किया जाए, हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। और तो तुरंत प्रीति को एक नजदीक हॉस्पिटल में वहां ले जाया गया, उसको तुरंत एडमिट किया गया। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस की छानबीन शुरू होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और इन्वेस्टिगेशन करते करते पुलिस आती है, बांद्रा स्टेशन पे आती है। वहाँ आसपास के लोगों से पूछती है, उस भीड़ में कई लोग होते हैं। वहाँ जो भी विटनेस होती है, जो जिसने जो देखा, पुलिस वहाँ से उठाती है। सीसीटीवी कैमरा चेक करती है। जहाँ पे यह हादसा होता है वहाँ का सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल भी नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत कम सीसीटीवी कैमरे का ये चलन था, शुरुआती दौर था, इसलिए 2013 की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन दूसरे एंगल पे एक दूर जो होता है, स्टेशन से दूर एक दूसरे एंगल पे, दूसरे छोर पे, पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ इंस्टॉल मिला, जिसमें एक फुटेज मिला जिसमें भीड़ के ऑपोजिट में एक जो था लड़का, वो ऑपोजिट दिशा में जा रहा था। तो वहां से, और तेजी से जा रहा था, तो वहां से पुलिस को एक क्लू मिल गई, कुछ ना कुछ इस शख्स से रिलेटेड ये मामला हो सकता है।
पुलिस का प्रक्रिया चालू थी, पुलिस का पूछताछ सब जारी था, समय बीतता जा रहा था और धीरे-धीरे ये खबर जो है चूँकि एक बांद्रा स्टेशन पे हुआ था और एक भीड़ पब्लिक क्राउडेड प्लेस में था, पब्लिक प्लेस में था, तो ये बहुत जल्दी मीडिया में फैल गई बात। मीडिया में फैलते ही बात एक सनसनी हो गई, तो ज़ाहिर-सी बात है सरकार की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है क्योंकि मीडिया का अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया तो। तो सरकार ने इस पे एक्शन लिया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इससे जल्दी से पुलिस को बोला कि आप इसे तुरंत से तुरंत इस केस को सॉल्व करें और जो एक्यूज़्ड है, जो मुजरिम है और जिसने भी ये की है, उसको तुरंत पकड़ा जाए। पुलिस हरकत में आई, आस-पास के सब जगह अपना खोजबीन इन्वेस्टिगेशन चालू रखा। इधर प्रीति जो है उसका जो ट्रीटमेंट भी है, इधर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल, तरह-तरह का ट्रीटमेंट चल रही थी। कहीं उसके आँखों के चल रहे थे क्योंकि उसका एक राइट आई जो है वो डैमेज हो चुका था और गले का जो फूड पाइप था वो भी डैमेज हो चुका था। छाती जो चेस्ट पे था, वहाँ भी ब बहुत सल्फ्यूरिक एसिड गिरा हुआ था, तो उसके अंग जो है वो भी कहीं न कहीं डैमेज हो गए थे। राइट हैंड जो है वो काम करना बंद कर दिया था। तो हर एक चीज़ जो है ट्रीटमेंट के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, जहाँ जिस हॉस्पिटल में जो भी सुविधा थी, जो भी ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ थी, उसके हिसाब से प्रीति को ले जाया जा रहा था। इस दौरान समय बीतता गया और ये जो समय बीत रहा है उस दौरान प्रीति जो है लगातार डॉक्टर से ये पूछती रही कि वो उसके साथ कैसे हो गया, ये क्यों हो गया और किसने किया? उसने किसी का बुरा तक नहीं किया। फिर उसने ना उससे किसी से लड़ाई है, ना कोई दुश्मनी है, कुछ भी नहीं है। आखिर एक अनजान शहर में कोई उससे ऐसा क्यों कर सकता है? प्रीति इस शॉक में अपने सबसे यही सवाल करती रही और अपना ट्रीटमेंट करती रही और डॉक्टरों से एक सवाल करती रही कि वो कब तक ठीक हो जाएगी? आखिर उसका इलाज कब तक ले पूरा हो जाएगा कंप्लीट? क्योंकि वो कह रही थी कि उसको जो नौकरी मिली है, वो नौकरी वो छोड़ना नहीं चाहती है। बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत से, बहुत पढ़ाई-लिखाई करने के बाद वो ये कॉम्पिटिशन पास करके ये नौकरी पाई है जैसे-तैसे और उसके पूरे घर का, पूरे फैमिली का सपना इस नौकरी से जुड़ा हुआ है। तो वो कह रही थी डॉक्टरों से कि आप प्लीज़ मुझे जल्दी ठीक कर दीजिए, मेरा आँख ठीक कर दीजिए ताकि मैं जल्दी से वो नौकरी जो है अपना दोबारा जाके ले सकूँ या जॉइन कर सकूँ। उसका सबसे बड़ा मेन मंशा ये था और ये इस दौरान वो वही बातें कर रही थी। फिर दिन बीतता गया, समय बीतता गया, कभी उसकी राइट आई खराब होगी, डॉक्टर बोल रहे थे ट्रांसप्लांट कर देंगे, तब तक ले डॉक्टर उससे कुछ नहीं कह रहे थे। इस बीच वो डॉक्टर सिर्फ़ उसको सांत्वना दे रहे थे कि आँख जो खराब है हम उसको ठीक कर देंगे, ट्रांसप्लांट हो जाएगा, उसके बाद हम आपका स्किन पे काम करेंगे और स्किन पे काम करने के बाद जो आपका राइट शोल्डर इस पे काम करेंगे, फिर जो प्रॉब्लम है ये सब ठीक कर देंगे, फिर आप सही हो जाओगे। डॉक्टर उसको बेसिकली सांत्वना दे रहे थे क्योंकि उसके अलावा डॉक्टरों के पास भी कुछ नहीं था कहने को। क्योंकि डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, सिवाय ट्रीटमेंट के और सिवाय धीरज देने को। और प्रीति जो है, उसने समय गुज़रता गया, इस दौरान वो अपने आप को देखी भी नहीं थी। वो बोलचाल भी नहीं कर पा रही थी, कभी-कभी बोलते-बोलते थक जाती थी क्योंकि उसके जो है काफ़ी जो है ब इतना उसको हैम्पर कर गया था वो सब चीज़ें क्योंकि हर चीज़ इफ़ेक्ट कर रही थी। बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति देखने की शक्ति तो हो ही गई थी, खाने की शक्ति, बैठने तक की शक्ति उसको जो नहीं हो पा रहा थी, तो कई बार उसके जो पापा आ रहे थे, तो वो बोल नहीं पाती थी, तो कई बार वो बोलती रहती थी कि आप मुझे पेन और पेपर दीजिए, मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, मैं कुछ लिखना चाहती हूँ। तो कई बार वो खुद लिखती थी, कई बार अपने पापा से लिखवाती थी। ऐसे करते-करते समय बीतता गया, 30 दिन गुज़र गए और ये 30 दिन ठीक 1 मई को प्रीति बांद्रा स्टेशन पे उतरी थी और एग्ज़ैक्टली 30 दिन बाद 1 जून को 2013 को प्रीति इस दुनिया से चली जाती है। अब आप सोच सकते हैं, एक सपना लिए एक इंसान एक बड़े शहर में उतरता है, वो भी मुंबई जैसे, जिसको सपने की नगरी कहते हैं। वो यहाँ उतरता है, कितना उत्साहित, कितना ऊर्जा होगा उसके अंदर, कितनी एनर्जेटिक होगी वो, एक यंग लेडी अपने सपनों आँखों में लिए हुए। क्या-क्या आदमी इंसान सोचता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा और उसके साथ अचानक शॉकिंग में एक ऐसा घटना घटे जिसकी कल्पना भी नहीं की थी उसने और उसके बाद ऐसी दर्दनाक एंड इतनी तड़पते हुए, इतनी दर्द में, वो भी 30 दिन तक लगातार इधर से उधर, उधर से इधर। वो बेचारी समझ नहीं पाई कि उसके साथ हुआ क्या था? किसने उसके साथ किया? वो बार-बार यही कह रही थी कि मेरे साथ ऐसा किसने कर दिया? मैंने किसी का बुरा नहीं किया कभी तक। ये सवाल करते-करते बेचारी और नौकरी जॉइन करूँगी, मुझे ठीक कर दो, करते-करते 30 दिन गुज़र गए और इस 30 दिन में कहाँ से वो ठीक होती, कहाँ से वो नौकरी जॉइन करेगी, कहाँ से उसके सवालों को जवाब मिलेगा? वो चली गई इस दुनिया को छोड़कर। कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, आप सोच सकते हैं। मुंबई पुलिस जब ये केस को उतना सॉल्व नहीं कर पाई तो महाराष्ट्र सरकार जो है इसमें एक्शन लेते हुए केस जो है मुंबई क्राइम ब्रांच को हैंडओवर कर दिया। अब क्राइम ब्रांच को केस मिला तो क्राइम ब्रांच हरकत में आई। क्राइम ब्रांच ने सब जगह ढूंढना चालू किया, यहाँ तो आसपास किए, वो स्टेशन पे आया, आसपास के जो लोग थे वहाँ से उन्होंने 2-3 जो वहाँ पे दुकानों पे जो चाय जो बेचते हैं वगैरह जो या खाने पीने का सामान बेचते हैं उनसे उन्होंने थोड़ा सा एक रफ स्केच एक वो अपना गैदर किया। फिर थोड़ा सा सीसीटीवी कैमरे का फुटेज का उन्होंने वो सब लिया और जो उनको एक क्लू मिला था कि एक लड़का जो अपोजिट दिशा में जा रहा था वो मिला। ऐसे करते-करते यहाँ पे उन्होंने किया तो यहाँ से उनको कम मिला, फिर उन्होंने किया क्राइम ब्रांच ने किया कि क्यों ना हम दिल्ली में
क्योंकि हो सकता है कोई सगे संबंधी हो, कोई जानकार हो या कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त हो जो ऐसा किया हो, क्योंकि अनजान शहर में वो यहाँ की लोकलाइट थी नहीं, तो हो सकता है दिल्ली से क्राइम ब्रांच जो है दिल्ली जाती है। दिल्ली जाने के बाद क्राइम ब्रांच वहाँ पे आस-पास के पड़ोस में रिश्तेदार सबको बुलाती है, सबसे पूछताछ करती है, सब कुछ कर कराने के बाद वहाँ से एक शख्स को उठाती है जो इनके जानकार होते हैं। उसको लाती है, उससे पूछताछ करती है, बाद में पूछताछ करने के बाद उससे कुछ चीज़ें डिटेल करती है, इन्वेस्टिगेट करती है, कुछ रिपोर्ट्स मिलती हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये शख्स जो है उस टाइम पे वहाँ पे ये नहीं था, किसी और चीज़ों में था, जिसको क्राइम ब्रांच को सबूत भी मिल जाती है, तो उस शख्स को वो छोड़ देते हैं। इस बीच प्रीति के गुजर जाने के बाद 30 दिन बाद उसके कुछ लेटर्स जो 30 दिनों में जो वो लिखवाती थी, खुद लिखती थी या अपने पापा से लिखवाती थी, उसके पापा ने वो लेटर्स मीडिया में और प्लस पुलिस को, क्राइम ब्रांच को उन्होंने सबमिट कर दिया, जो लेटर मीडिया में आई थी। वो लेटर के कहने के अनुसार जो था, प्रीति का कहना था कि जब मैं स्टेशन पे उतरी, मैं आगे जा रही थी, मेरी मौसी आगे थी और अचानक किसी ने मेरे ऊपर कुछ फेंका, जिसकी वजह से मुझे पूरा जलन हुआ, मैं आग तड़पने लगी, पूरा जलन, मेरा शरीर जो है पूरा चेहरा जलने लगा। मेरी मौसी थी, अगर मौसी नहीं होती तो मैं तुरंत ऑन द स्पॉट मर जाती, लेकिन मौसी की वजह से मैं बच गई। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आया गया और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ किसी ने ऐसा कर दिया। मैं यहाँ पे डॉक्टरों से लगातार पूछ रही हूँ कि मुझे क्या हुआ है, मुझे कब ठीक होंगे। डॉक्टर सिर्फ यही कर रहे हैं कि हम आपका ट्रांसप्लांट करेंगे, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद चेहरा ठीक कर देंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। डॉक्टर मुझे सिर्फ यही दिलासा देते रहे। मुझे ये नौकरी मिली है बड़ी मेहनत के बाद, मैं बहुत ही मेहनत की है मैंने इसके लिए, और मैं यहाँ थी इस शहर में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए। मेरे घर वाले बहुत इससे उत्साहित थे, पता नहीं उन पे क्या गुज़रेगी। मैं ये नौकरी छोड़ना नहीं चाहती, किसी भी हालत में मैं नौकरी दोबारा जॉइन करना चाहती हूँ, और मेरी मम्मी जब ये सुनेगी तो कितनी दुखी होगी। प्लस पापा, मेरे साथ जो हुआ, मैं नहीं चाहती कि मेरे निक्की और तन्नू के साथ भी यही हो। निक्की और तन्नू उसके भाई-बहन होते हैं, बोलते हैं मैं उनके लिए सिक्योरिटी चाहती हूँ कि उनके लिए उनका जो लाइफ़ है सिक्योर हो, उनके साथ कभी ऐसा कोई हादसा ना हो। मैं ये भी चाहती हूँ, तो मैं जल्दी से जल्दी यहाँ से ठीक होके ये सारी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ। तो ये जो था, वो प्रीति के लेटर्स थे, वो 30 दिनों के, जो उसने लिखे थे अपने द्वारा या अपने पापा के द्वारा। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी दर्द और कितनी पीड़ा में उसने अपनी दिल की चीज़ें बयान की। बहुत ही दुखद है, उस पे क्या गुज़री होगी, वही जानती है। दूसरी तरफ क्राइम ब्रांच का इन्वेस्टिगेशन शुरू था। हर तरफ क्राइम ब्रांच अपना जो है इन्वेस्टिगेशन चालू रखी थी, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, हर तरह के सबूत और हर तरह के वो जो अपने एविडेंसेस वो जुटा रही थी। करते-करते समय बीतता गया, प्रीति तो गुज़र गई, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चालू था और बहुत ज़ोरों से चालू था, क्योंकि एक वुमेन राइट फोरम के अंदर में ये शुरू था, तो इसलिए इसको बहुत ही स्पीड तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट खुद इसको वो कर रही थी, लेके चल रही थी और अंडर सुपरविजन चल रहा था। तो एक अच्छे वकील को भी हायर किया हुआ था, जो भी फ़ॉलो अप कर रहे थे, और क्राइम ब्रांच जो है एक मोस्ट प्रायोरिटी और ये केस बना के इसको लेके चल रही थी और बहुत जल्दी इसको सुलझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि एक पब्लिक के बीच में एक हुआ हुआ एविडेंस था, इंसिडेंट था। करते कराते करीब 8 महीने और 17 दिन गुजर गए, और ठीक 8 महीने 17 दिन बाद, यानी 2014 के 15 जनवरी को मुंबई क्राइम ब्रांच अचानक दिल्ली के नरेला पहुंचती है, जहां प्रीति राठी रहती थी। नरेला उसके मोहल्ले में पहुंच के उसके पड़ोस के एक लड़के को, जो 26 वर्षीय लड़का होता है जिसका नाम होता है अंकुर पवार, उसको वो तुरंत गिरफ्तार करती है। आसपास के अड़ोस पड़ोस के सब लोग बहुत ही वो शॉक्ड हो जाते हैं, सब लोग अचंभित हो जाते हैं कि अचानक पुलिस आके अंकुर को क्यों गिरफ्तार कर रही है। भाई, अंकुर तो उसका बचपन का दोस्त था, दोनों साथ में पढ़ते थे, स्कूल के टाइम पे भी, फिर कॉलेज में भी पढ़ते थे, दूसरे कॉलेजेस में दोनों पढ़ते थे, लेकिन मिलना जुलना, फैमिलीज का आना जाना सब कुछ एकदम था, तो सब कुछ तो था। फिर अचानक ये अंकुर को क्यों पकड़ रही है पुलिस, और क्यों अरेस्ट करके उसको लगी, तो सब लोग शॉक थे। यहाँ तक कि प्रीति राठी के पापा जो थे वो भी शॉक थे कि अंकुर ये कैसे, और अंकुर के फैमिली वाले भी शॉक थे कि उसको क्यों पकड़ के लेके जा रही है। फिर अंकुर को लेके आया गया, अंकुर को फिर पुलिस, क्राइम ब्रांच की पुलिस ने उससे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तब अंकुर पे थोड़ा सा टाइट की क्राइम ब्रांच ने अपनी उसको उगलवाने के लिए, तब अंकुर टूट गया और फिर उसने सारा जो चीज़ कबूलनामा किया और फिर उसने वो कहानी बताई। कहानी क्या थी, ये आप सुनकर, कारण सुनकर आप बहुत शॉक्ड हो जाएंगे और आप कहेंगे बस ये था कारण, एक जिंदगी खत्म करने के लिए ये था कारण, आप ये सोचेंगे। तो मैं बयान करता हूं कि अंकुर राठी ने पुलिस क्राइम ब्रांच को अपना कन्फेशन में उसने क्या बोला। अंकुर का कहना था कि वो प्रीति राठी को बचपन से जानता था,
बचपन से वो दोनों स्कूल्स में पढ़ते थे और प्रीति पढ़ने में बहुत ही तेज़ थी, बहुत ही होशियार थी, अंकुर थोड़ा-सा पढ़ने में कमज़ोर था। तो घर से हमेशा उसको जो है प्रीति को हमेशा उसका उदाहरण दिया जाता था कि देखो पढ़ो-लिखो, प्रीति की तरह बनो, कितनी पढ़ने में वो डिसिप्लिन्ड है, कितनी ऑनेस्ट है, कितने अच्छे मार्क्स वो लेके आ रही है। तो बचपन से ही जो है अंकुर को प्रीति से कंपैरिज़न चलता रहता था, वो कहीं न कहीं उसके दिमाग में वो घर कर गया था। करते-कराते दोनों बड़े होते हैं, कॉलेज में जाती है, वहाँ भी प्रीति बहुत अच्छा करती है, अच्छे नंबरों से पास आउट होती है, अच्छे वो कॉलेज से मेरिट पे भी निकलती है। लेकिन अंकुर जो है एक एवरेज स्टूडेंट होता है, जो उसके घर से यहाँ भी उसको जो है कंपैरिज़न चलता रहता है और उसपे वो डाँट पड़ती रहती है क्योंकि दोनों के परिवार जो है एक-दूसरे का आना-जाना लगा रहता था। तो इस वजह से दोनों जो है एक-दूसरे के घर में आना-जाना, कंपैरिज़न, हर चीज़ का शेयरिंग चलता था। तो ज़ाहिर-सी बात है जब 2 बच्चे आते हैं और जो हम उम्र होते हैं तो उनकी भी कंपैरिज़न होनी एक वाजिब होती है। तो अंकुर का कहना था कि ये जो कंपैरिज़न होता था कहीं न कहीं उससे बड़े ही इंसल्टिंग फ़ील होते थे क्योंकि बचपन में होता था, चलता था लेकिन बड़े जैसे हो गए तो उसके अंदर ये घर करता गया। कहीं न कहीं उसके अंदर ना एक प्रीति के खिलाफ एक घृणा पैदा होती गई, उसके मन में प्रीति के खिलाफ नफ़रत पैदा होती गई, उसके मन में प्रीति के खिलाफ जलन पैदा होती गई। फिर उस पे प्रीति का जो भी सक्सेस, जो भी कामयाबी होती थी, उसके अंदर उसको देख के, उसके सुन को ना अंकुर को जलन होना शुरू हो जाता था। वो जलन, वो नफ़रत इतने हद तक उसके दिलो-दिमाग में घर कर गया था कि वो प्रीति को एक नज़र देख भी नहीं सकता था अपनी आँखों के सामने। वो प्रीति को बहुत नफ़रत करता था। करते-कराते हद जब तब हो गई, हाइलाइट इस जलन की तब हो गई जब प्रीति ने कॉम्पिटिशन दिया, जो कि अंकुर भी कॉम्पिटिशन देता था लेकिन वो सक्सेस नहीं कर पाता था। तब उसके घरवाले को बड़ी डाँट पड़ती थी कि तुम कॉम्पिटिशन क्यों नहीं निकाल रहे हो? कभी तो कॉम्पिटिशन निकाल लो, नौकरी करोगे, कैसे करोगे? और इधर प्रीति भी देती थी और प्रीति का फाइनली इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट नर्स का जो जॉब था, वो कॉम्पिटिशन वो पास आउट कर गई और उसको वो जॉब लग गई। अब ये सुनते ही अंकुर के परिवार वाले ने अंकुर पे दबाव डाला, बोला उससे कि तुमने ये क्यों नहीं किया? तुम नहीं निकाल सकते थे, इतनी कॉम्पिटिशन तुम दे रहे हो, देखो प्रीति ने निकाल दिया, कितनी होशियार है, कितनी पढ़ने-लिखने में तेज है, ब्ला-ब्ला-ब्ला करके उन्होंने तरह-तरह के उसको जो है पूरा उसका उदाहरण दे दिया प्रीति का। अब ये तो हाइलाइट हो चुकी थी, अब ये जो बचपन से देखते आ रहा था, अब देखा कि फाइनली एक नौकरी थी, वो भी इसने निकाल ली, वो भी वो कर दी। अब उसके दिलो-दिमाग में कुछ नहीं बचा था, बस सिवाय कि प्रीति के नफ़रत, जलन, घृणा जो था अब बदले के रूप में बदल चुकी थी। अब उसने सोचा कि जिस लड़की की वजह से मेरा बचपन से लेके जवानी तक मुझे सिर्फ गालियाँ ही गालियाँ पड़ रही है अपने परिवार की तरफ से, इस लड़की को मैं इतने आराम से ना जीने दूँगा, ना रहने दूँगा और ना ही उसका सपना पूरा होने दूँगा। क्योंकि मैं तंग हूँ तो मैं उसको क्यों आराम से जीने दूँ? उसके अंदर ये घर कर गया था। तो ठीक जैसे दोनों परिवारों को आना-जाना था तो अंकुर जो है प्रीति के फैमिली से पूरी तरह अवगत था, उनका क्या-क्या चलता था वो सब कुछ मालूम था। तो उसको मालूम था कि इसकी नौकरी जॉइनिंग करने के लिए वो जा रही है 1 मई 2013 को गरीब रथ से हज़रत निज़ामुद्दीन से 3:30 बजे करीब 3:40 पे इसका ट्रेन है, वो सब जानता था। अंकुर ने क्या किया कि एक दुकान से उसने एक बड़ा-सा च्यवनप्राश का डब्बा लिया और एक जगह से, खुफिया जगह से उसने सल्फ्यूरिक एसिड ली। सल्फ्यूरिक एसिड लेके उस डब्बे में भरा, डब्बे में भर के 3:40 पर 1 मई को 2013 को वो प्रीति के जब फैमिली निकल गई, उनके पीछे-पीछे ये भी फ़ॉलो किया। करते-करते निज़ामुद्दीन स्टेशन पहुँचा और उसी गरीब रथ ट्रेन में ये भी चढ़ गया। लेकिन इसने रिज़र्वेशन टिकट नहीं कराए थे, क्योंकि उसको मालूम था कि रिज़र्वेशन कराएगा तो पुलिस की जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें ये पकड़ा जाएगा। तो सबूत ना मिले, एविडेंस ना मिले, उसने क्या किया कि एक चालू टिकट ले ली, जनरल टिकट, और वो गरीब रथ में चढ़ गया और पूरे सफर वो कोच दर कोच, बोगी दर बोगी दर हमेशा छुपता-छुपाता रहा। जब भी टीटी आते थे, कभी बाथरूम में घुस गया, कभी उस कोच में चला गया, कभी इस कोच में चला गया। ऐसे करते-करते वो जानता था कि 4-6 स्टेशंस ही आते हैं, गरीब रथ भी तो काफ़ी स्पीड है, 16 घंटे में पहुँचाती है। तो उसको जानता था कि 4-6 स्टेशंस आएँगे, उसमें मैं छिप-छुपा के कैसे भी करके निकल जाऊँगा, और उसने रिज़र्वेशन टिकट नहीं ली थी। उसने बताया कि वो सोच रहा था कि ट्रेन में ही वो अपना काम पूरा करके उसके बाद वो वहीं से रास्ते में कहीं निकल जाएगा। लेकिन कई बार वो बाथरूम के साइड आता था, उसी बोगी में जहाँ प्रीति होती थी। प्रीति जब बाथरूम जा रही होती है तो वो सोचा कि मैं वहीं उसके चेहरे पे वो एसिड फेंक दूँ, लेकिन आस-पास लोग बैठे हुए थे। तो उसने देखा कि लोग पकड़ लेंगे, वो पकड़ा जाएगा या फिर इधर-उधर क्या है कि वो चलती ट्रेन में कूद के भाग भी नहीं पाएगा। तो वो इसी चक्कर में ना वो रुक गया, वो ट्रेन के अंदर उसके ऊपर एसिड नहीं डाल पाया। करते-करते उसको मौका नहीं मिला जब पूरी रात, तो उसने सोचा चलो बांद्रा उतर के फिर वहीं पे ये काम को अंजाम देगा। फिर वो अगले दिन सुबह होती है, जैसे उतरती है प्रीति और उसकी फैमिली उतर के आगे जाते हैं, ये पीछे की तरफ से आता है, प्रीति को उसके कंधे पे थपथपाता है, वो टर्न करती है, उसके चेहरे पे वो एसिड फेंकता है, फिर वो सब लोग वहीं पे उसको देखने के लिए आते हैं, अफरा-तफरी मच जाती है और प्रीति दर्द से कर्रा रोती है। ये मुड़ता है, डब्बा फेंकता है और फिर वहाँ से वो निकल के भागता है। अंकुर बताता है कि वो भागते-भागते क्या किया, कि वो भागता नहीं है स्टेशन से बाहर, वो बाकायदा वहाँ से निकल के प्लेटफ़ॉर्म के दूसरी प्लेटफ़ॉर्म पे आता है, जहाँ पे दिल्ली जाने के लिए ट्रेन लगी हुई थी। वो उसी ट्रेन में चढ़ जाता है और उसी ट्रेन में चढ़ के वो दिल्ली आ जाता है और दिल्ली आके अपने घरवालों से कहता है कि वो उत्तराखंड गया हुआ था किसी इंटरव्यू के सिलसिले में। तो ये अंकुर का बयान था जो उसने क्राइम ब्रांच को पूरा सामने कन्फेशन के रूप में दिया।
अब अंकुर का पकड़ा जाना कैसा हुआ? क्राइम ब्रांच ने बताया कि जो पहले जिस शख्स को उन्होंने पकड़ा था, जो पड़ोसी था अपना प्रीति राठी का, जो नेबर था, जिसको उन्होंने बाद में छोड़ दिया, उस शख्स ने बताया कि उस मोहल्ले में एक लड़का था जो प्रीति से काफ़ी जलता था, जिसका नाम था अंकुर पवार। तभी क्राइम ब्रांच जो है अंकुर तक पहुंच पाई। अंकुर के कन्फेशन के बाद पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, फिर चार्जशीट दाखिल होती है, फिर इसको कोर्ट में सुनवाई होती है और ठीक 3 साल बाद सन 2016 में मुंबई जो कोर्ट होती है वो अपना वर्डिक्ट सुनाती है। हालांकि ये जो सुनवाई जो होती वो वुमेन कोर्ट के जरिए होती, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट पे थी और जज जो थे उन्होंने कहा था कि ये जो क्राइम है एक बहुत ही हीनियस क्राइम है, एक बहुत ही दर्दनाक खौफनाक एक क्राइम है, जो कह सकते हैं कि जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है इस समाज के लिए, क्योंकि ये रेप से भी ज़्यादा खतरनाक क्राइम है। तो उनका कहना था कि इस को है जो जल्दी वुमेन कोर्ट के प्रोसेशन के थ्रू इसको जल्दी सुनवाई की जाए और जल्दी से जल्दी जो है मुजरिम को जो है सज़ा दी जाए। तो एक बहुत बड़ा सन 2016 में एक बहुत बड़ा कोर्ट का फैसला आता है, बहुत बड़ा लैंडमार्क फैसला होता है, जो आज तक से हमारे हिंदुस्तान में एक एसिड केस में ऐसा लैंडमार्क फैसला नहीं आया था। कोर्ट जो है फैसला सुनाती है जो इस तरह से होती है। कोर्ट का कहना था कि प्रीति के साथ जो हादसा हुआ, प्रीति सिर्फ 30 दिन इसलिए जी क्योंकि उसने अपनी शक्ल नहीं देखी थी। अगर वो अपनी शक्ल देख लेती तो शायद प्रीति 30 दिन क्या 3 दिन में ही मर जाती, क्योंकि प्रीति के जो राइट आई थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। प्रीति का जो फूड पाइप था वो भी खत्म हो चुका था, विंड पाइप था जो सांस लेने की थी वो भी खत्म हो चुकी थी, उसका जो चेस्ट के जो थे वो भी सारा जल चुका था, राइट हैंड काम नहीं कर रहा था। इतने दुख दर्द सहने के बाद अगर कोई 30 दिन भी सर्वाइव कर जाए, उस पर अगर वो अपना आईना देख लेती और अपनी शक्ल देख लेती तो शायद वो 30 दिन क्या 3 दिन भी नहीं जी पाती। कोर्ट ने आगे बताया कि उसके परिवार वाले ने, अब सोचिए उन पे क्या पीड़ा होगी, जिस परिवार का इतना बड़ा सपना था, जो उसके सपने को पूरा करने के लिए जा रही थी एक लड़की, और उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए तो उस परिवार पे क्या गुजरी होगी, आप ये सोच सकते हैं। उनकी पीड़ा अलग है, प्रीति की पीड़ा अलग है और परिवार की पीड़ा अलग है, आप ये दोनों सोच सकते हैं। तो एक के साथ साथ पूरा परिवार की पीड़ा ही थी और बहुत ही एक दर्दनाक पीड़ा थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि रेप में जहां तक ले एक हद तक ले है कि आप रेप विक्टिम को कुछ समय बाद, जो एक्यूज होता है, जो उसके मुजरिम होता है, उसकी सजा होने के बाद रेप विक्टिम को मौका मिलता है कि वो अपनी जिंदगी दोबारा से शुरुआत की जा सकती है, दोबारा कर सकती है वो। तो कई बार ऐसे हमारे देश में हुआ है कि रेप विक्टिम जो अपनी दूसरी जिंदगी जीते हैं, और जीनी भी चाहिए, क्यों ना हो, क्योंकि सजा उसने नहीं की, क्राइम किसी और ने किया, उसको सजा मिल गई। आप जो है अपने आप को पूरा हक है, आप अपनी दूसरी जिंदगी जी सकते हैं। तो रेप विक्टिम हमारे देश में कई बार अपने जिंदगी की दोबारा शुरुआत करती हैं और जीती भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से जीती हैं। तो वैसे रेप में क्या है कि एक बार को आप दूसरी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन एसिड में क्या है कि आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप दूसरी जिंदगी जी सकें। अगर आप सर्वाइव कर गई तो आपका सर्वाइवल ही आपका मेन मोटिव रहेगा, तो आप जिंदगी में और दूसरे काम और क्या करेंगे। एसिड अटैक जो है वो रेप अटैक से बहुत ज्यादा भयंकर, ब्रूटल, हीनियस क्राइम है। इसमें कोई माफी नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह के कोई गुंजाइश, कोई रियायत ही भी नहीं देनी चाहिए जो एसिड अटैक करने वाला है या जो मुजरिम है। कोर्ट ने ये कहा, यह भी कहा कि एसिड अटैक के बाद जो विक्टिम होता है उसका सिचुएशन इतना डेंजरस हो जाता है कि फिर उसी दुनिया में जो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी, चूँकि प्रीति राठी एक खूबसूरत थी लड़की, बहुत ही अपने पढ़ने लिखने में तो तेज़ ही थी, उसका लुक्स भी बहुत अच्छे थे। तो कोई ऐसा प्रीति राठी जैसी अगर कोई लड़की होती है, उस पे ऐसा अटैक हो जाता है, तो दोबारा उसी दुनिया में, उसी ज़िंदगी में, उसी परिवार, उसी फैमिली, उसी समाज, उसी पड़ोस में रहना, एक दूसरे रूप में, एक डेंजरस रूप में, बहुत मुश्किल हो जाता है रहना, बहुत मुश्किल हो जाता है रहना। और क्योंकि वो बहुत ही मानसिक रूप से आपको हिट करता है। जब आप आईना देखने जाओ, जब आपके लोग आस-पास के हैं, जब देखने जाते हो तो एक बहुत ही मेंटल टॉर्चर हो जाती है। तो कोर्ट का कहना था कि एक बहुत ही मुश्किल होता है ये जीना, तो इसलिए जो भी ये करता है, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो अंकुर पवार था, जो एक्यूज़ था, जो मुजरिम था, जब कोर्ट में दलीलें पेश हो रही थी, जब वो कोर्ट में हाजिर होता था, तो उसकी आंखों में, उसके व्यवहार में जरा भी डर, जरा भी शर्म, जरा भी एक गिल्टी जो होता है कि मैंने कोई क्राइम किया है, मुझे ये नहीं करना चाहती है, जरा भी एक इंसानियत के को ध्यान में रखते हुए एक जो होता है ना कि एक गिल्टी फील हो, जरा भी वो सब अंकुर पवार के अंदर नहीं था। उसे लगता था कि उसने जो किया वो सही था। हमेशा उसकी आंखों में वो चमक रहती थी जैसे उसने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो गिल्टी थी वो उसको वो बड़ा जस्टिफाई, वो अपने आप में वो जस्टिफाई करता था। कोर्ट ने ये भी देखा, जो वकील ने जो दलीलें पेश की, कोर्ट ने इसको माना कि वाकई में अंकुर जो है अपनी गलती को वो नहीं मान रहा था। तो कोर्ट ने देखा ये एक बहुत ही गलत मैसेज जाएगा पूरे समाज को। तो कोर्ट ने माना कि ये जो है एसिड अटैक एक बहुत ही खतरनाक है और इसमें कोई माफी नहीं है, कोई सजा नहीं होनी चाहिए, ना उम्र कैद हो, ना कुछ चंद सालों की है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा हो और वो है फांसी। तो फाइनली जो है फांसी हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक लड़की
दिल्ली से चलती है, कितनी सपने लेके मुंबई आती है और उसके साथ कैसा हादसा हो जाता है। 1 महीने के अंदर बेचारी की दुनिया खत्म। तब आप सोचिए, मैंने जब कहानी की शुरुआत की तो यही बोला था कि ये कहानी सुनकर आप कहेंगे कि मैं किस पे ट्रस्ट करूँ? अब आप सोचिए किस पे ट्रस्ट करेंगे? अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, किस पे ट्रस्ट करेंगे? आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। कौन आपसे जल रहा है, कौन आपकी तरक्की से जल रहा है, कौन आपके बगल में होके चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन उसके दिल में क्या है, आप ये नहीं जान सकते। और कब जो उसके दिल में क्या चल रहा है, उसका कब वो गलत नेगेटिव असर वो आपकी दुनिया में, आपकी ज़िंदगी में वो कर दे, आपकी दुनिया खत्म कर दे, ये भी आप नहीं जानते, जिसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। तो ये टोटली वन साइडेड गेम है, ये वन साइडेड अफेयर है ये, कि किसी सामने वाले के अंदर में क्या चल रहा है, वो हम कैसे जान सकते हैं, लेकिन अगला हम पे कब क्या गलत असर कर दे, हमारी दुनिया खत्म कर दे, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, हम हेल्पलेस हैं। तब आप सोचिए कि आप किस पे ट्रस्ट करेंगे? नहीं कह सकते। जिसको आप शुभचिंतक मानते हैं, वही पता चलता है आपका जो है दुनिया खत्म करने वाला हो जाए, कोई रक्षक ही भक्षक बन जाए। तो दोस्तों आज की हमारी कहानी यही थी, और आज्ञा दीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और इससे एक सीख भी मिली होगी। और मिलते हैं अगली कहानी तक ले, तब तक लिए जय हिंद।